हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैकेनिज्म एंश्योर कंसिस्टेंसी बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस रेप्लिकास। अब देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर एक कंप्यूटर के पास किसी फील्ड की 5 वैल्यू है तो दूसरे कंप्यूटर के पास भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम रहता है, हम सभी को पता है कि ईच एंड एवरी नोड हैज़ इट्स ओन डेटाबेस। इसके अंदर जितने भी उस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स हैं, सभी का अपना एक डेटाबेस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सभी का अपना अलग अलग डेटाबेस है, तो हमें सभी के अंदर सेम फील्ड के लिए जो वैल्यू है वो सेम रखनी है। तो वो हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो हम इसको इंश्योर करेंगे बाय यूजिंग द कंसेंसस एल्गोरिदम। देखिए, आपको पता है ब्लॉकचेन, जिसको हमने केस स्टडी के अंदर भी डिस्कस किया था। ब्लॉकचेन क्या होती है? ठीक है, ब्लॉकचेन आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी है, जिसके अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी की सारे के सारे यूज़र्स के पास स्टोर होती हैं। ठीक है, अब वहाँ पे कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए हम कंसेंसस एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, तब वो ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह से कमिट करने से पहले सारे के सारे उस नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी। अगर वो सारे के सारे उस वैल्यू पे अग्री करेंगे, तभी वो एक्शन परफॉर्म होगा, तभी के तभी वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी, अदरवाइज़ वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हैं, जो कंसेंसस एल्गोरिदम है, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स के बीच में एक एग्रीमेंट को इंश्योर करता है, जिससे जो सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं उस नेटवर्क के अंदर, उनकी जो स्टेट रहती है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर इसका, कंसेंसस एल्गोरिदम। Which technique is used to detect anomalies in real time data streams? रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स मतलब जो लाइव में हमारे पास एक्शंस हो रहे हैं, लाइव स्टॉकिंग हो रही है, लाइव वीडियो हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, तो उस टाइम उस ऐसी डेटा स्ट्रीम्स को हम क्या बोलते हैं? रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स। अब उनके अंदर अनोमलीज को डिटेक्ट करना, मतलब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम को देखना, कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली हम उसके अंदर स्ट्रीम को एनालाइज करेंगे। रियल टाइम पे जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसको उसी टाइम पे एनालाइज किया जाएगा, ताकि कहीं पे कोई दुर्घटना ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स। थर्ड है हमारे पास, विच मेथड हेल्प्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन हाई ट्रैफिक एपीआई सिस्टम्स। हाई ट्रैफिक एपीआई सिस्टम्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन पे एक टाइम पे कितने सारे यूज़र्स हैं जो उसको यूज़ करते हैं, तो मतलब उसके ऊपर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, तो उसको उस टाइम पे भी उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे कैशिंग फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, जो रिस्पॉन्सेज हमें बार बार आ रहे हैं, हम उसको यूज़र के लोकल कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करके रख देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूज़र उसको रिक्वायर करेगा, रिक्वेस्ट करेगा उस चीज़ के लिए, तब हमें इंटरनेट के ऊपर सर्च ना करके उसी के लोकल कंप्यूटर पे डेटा अवेलेबल हो जाए। Which concepts helps microservices remain isolated and independently deployable? अब देखो, यहाँ पे हमारे पास माइक्रो सर्विसेज को जानना पहले ज़रूरी है। पहले जो हमारा दो सिस्टम है, दो टाइप्स के होते हैं हमारे सिस्टम्स। मोनो एप्लीकेशंस दो टाइप की रहती है, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक के अंदर एक सिंगल एप्लीकेशन होती है जो सारी की सारी सर्विसेज को एक साथ डिलीवर करती है, मतलब एक सिंगल कोड बेस को यूज़ करके हम उस एप्लीकेशन से उसके जितने भी सारे फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर एक ऑथेंटिकेशन का कॉलम है, साथ में एक पेमेंट का भी है, और साथ में जितने भी उसके ऊपर आइटम्स हमने सेल करनी है उनकी लिस्टिंग है। तो 3 फंक्शंस मान लो मेरी एक एप्लीकेशन परफॉर्म कर रही है। तो मोनोलिथिक के अंदर क्या होगा? एक सिंगल कोड बनेगा, सिंगल कोड बेस बनेगा इन सभी के लिए। ठीक है, तो वो होगा हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या रहती है? हमें
इसको जब हमें इसको डिप्लॉय करना है तो हमें इस सारी को एज अ सिंगल यूनिट डिप्लॉय करना पड़ेगा। मान लो मुझे बाद में ऑथराइजेशन के अंदर मैंने कोई कोड चेंज किया तो मैं सिंगल इसको दोबारा से रीडिप्लॉय नहीं कर सकता। रीडिप्लॉयमेंट में भी मुझे फिर से दोबारा इन तीनों चीज़ों को ही रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। अब स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए तो ये सही है, लेकिन जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गई, अमेज़न हो गई, तो उनके लिए ये इशू सबसे बड़ा क्रिएट हुआ। तो 2009 में नेटफ्लिक्स को लगा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा इशू है कि मुझे दोबारा दोबारा मुझे अपनी एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय करना पड़ता है। ठीक है, तो 2009 के अंदर जब इसने इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया तब एक नया कंसेप्ट अराइज हुआ माइक्रो सर्विसेज का। अब माइक्रो सर्विसेज के अंदर क्या होगा, ये मैंने अलग जगह पे लगा दी गलती से। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर क्या होगा कि अगर एक एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो उसके हम अलग अलग से एक पार्ट बना देंगे ऑथराइजेशन की। उसी एप्लीकेशन के अंदर छोटी छोटी स्मॉल सर्विसेज को डिलीवर करने वाली छोटी छोटी एप्लीकेशंस बन जाएंगी। जैसे एक ऑथराइजेशन की अलग होगी, पेमेंट की अलग होगी और लिस्टिंग्स की अलग होगी, और ये सारी की सारी आपस में कम्युनिकेट करेंगी बाय यूजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको यूज़ करके ये आपस में क्या करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी एपीआई कॉल्स को यूज़ करके। अब इसके अंदर सबसे बड़ी हमारे पास एडवांटेज क्या हुई कि इसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। मतलब ये कि अगर मुझे ये वाला कोड मैंने पाइथन के अंदर लिख दिया और ये मैंने सी प्लस प्लस के अंदर लिख दिया और ये जावा के अंदर, तो भी मैं इसको डिप्लॉय कर सकती हूँ एज अ सिंगल एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट क्या हो गया कि हमारी जो सिस्टम की एप्लीकेशन, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करती है जो आपस में अटैच भी हैं, लेकिन वो अलग अलग काम करती हैं, एक दूसरे से अलग ही रहती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लूज कपलिंग। जबकि जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है वो एक टाइट कपलिंग को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है, विच क्लाउड कंसेप्ट एंश्योर्स ऑप्टिमल प्लेसमेंट ऑफ वर्कलोड्स अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, अब ऑप्टिमल प्लेसमेंट करनी है, वर्कलोड आपको मैनेज करना है। मान लो हमारे पास एक डेटा सेंटर है, दूसरा डेटा सेंटर है, इसके ऊपर 50 रिक्वेस्ट पहले से ही अवेलेबल है और इसके ऊपर 10 रिक्वेस्ट अवेलेबल है। तो क्लाउड का जो हमारा मेन क्लाउड कंप्यूटर होगा, यहाँ से इस रिक्वेस्ट को हम आगे रीडायरेक्ट करेंगे इन डेटा सेंटर्स तक। तो वो पहले चेक करेगा कि इसके पास पहले से ही 50 एप्लीकेशंस हैं और इसके पास 10 है, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को इसके पास भेजेगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट को भेजने से पहले वो ये भी देखेगा कि जो जिस डेटा सेंटर तक आपकी रिक्वेस्ट जा रही है वो आपके कंप्यूटर के कितना नज़दीक है और वो कंप्यूटर कितना ज़्यादा फ्री है, ताकि वो अच्छे से ट्रैफिक कंट्रोल कर पाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल लोड बैलेंसिंग। ठीक है, ग्लोबली कोई भी अगर डेटा सेंटर फ्री है और उसके पास ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रीअरेंज कर देगा, किसी और कंप्यूटर तक सेंड करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल लोड बैलेंसिंग। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे। विच टास्क बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द कंसेप्ट ऑफ एपीआई थ्रोटलिंग। ठीक है, एपीआई थ्रोटलिंग के कंसेप्ट को कौन सी चीज़ इनमें से क्या डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट है लिमिटिंग यूज़र रिक्वेस्ट पर सेकेंड, यूजिंग ऑडियो इक्वलाइजर, क्रिएटिंग न्यू फोल्डर्स एंड डिलीटिंग आइकन्स। तो इसका आंसर आपको सर्च करना है। अगर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, नहीं तो आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।